विमला ने जमीन बेचकर बेटे को नेपाल भेज दिया, जहां धर्मेंद्र ने शादी कर ली और कुछ समय गुजारा तो वह मां को भी वहां ले गया। विमला की बहू को उसका आना अच्छा नहीं लगा और धीरे धीरे वह विमला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी और धर्मेंद्र के कान भरने लगी। तो धर्मेंद्र कई कई दिन माँ से ना मिलता और बहू को फ्री की नौकरानी मिल गई। एक दिन उदास होकर विमला ने बेटे से कहा कि मुझे भारत भेज दो, तो बहू को कैंसर हो गया। तो थक हार कर धर्मेंद्र उसका इलाज करवाने भारत आ गया कि अचानक अस्पताल में माँ की याद आई तो फौरन घर आया। तो सामने का दृश्य देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसने माफ़ी मांगी, कहने लगा कि शायद आपकी आह लग गई मेरी पत्नी को, इसलिए वह कैंसर की बीमार से पीड़ित है और अस्पताल में एडमिट है। अगर उसकी यह हालत न होती तो मैं उसे खुद माफ़ ना करता और उसे छोड़ देता, जिसने मेरी माँ को इतना परेशान किया और बीमार कर दिया। उसे सुनकर विमला के चेहरे के रंग उड़ गए। दोस्तों, इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक लड़का होता है और नेपाल चला जाता है। वहाँ जाकर शादी करने की सोचता है और अपनी माँ से फ़ोन करता है। माँ कहती है, मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है, ज़रूर वह भी तुम्हारी तरह एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। विमल का बेटा धर्मेंद्र नेपाल में बैठा अपनी माँ को अपने होने वाली शादी के बारे में बता रहा था, जो अगले हफ्ते थी, और शर्मिंदगी भी जता रहा था कि माँ, आपके बगैर मैं अकेले ही शादी कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी को समझें। जिस पर विमला अपने बेटे को तसल्ली दे रही थी, कह रही थी कि मेरी वजह से परेशान मत हो, तुमने इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर ही किया होगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर विमला ने जैसे ही फ़ोन रखा उसका दिल एकदम उदास हो गया। हर माँ का सपना होता है कि वह अपने हाथों से अपने बेटे के सर पर सेहरा सजाए। उसके कई अरमान होते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र के पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। विमला ने इतनी गरीबी में भी अपने बेटे को पाल पोस कर अच्छी शिक्षा दिलवाई, खुद मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को भविष्य रोशन किया। उसे माँ की ममता और बाप का प्यार दोनों ही दिया था। धर्मेंद्र काफ़ी सुलझा हुआ आज्ञाकारी बेटा था। उसने बीए करने के बाद भारत में काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कोशिश की, मगर अच्छी नौकरी न मिल सकी। इसका एक दोस्त नेपाल में रहता था। धर्मेंद्र अक्सर अपने दोस्त से बात करता रहता था और दोस्त उसे भी सलाह देता था कि तुम भी नेपाल आ जाओ, भारत में क्या रखा है, वहाँ तो गरीबी और नौकरी के लिए जूते घिसने के अलावा कुछ भी नहीं है। और आखिरकार धर्मेंद्र तैयार हो ही गया, मगर सवाल यह था कि इतने पैसे का इंतजाम कैसे करे। जब विमला ने धर्मेंद्र के दिल की इच्छा जान ली, वह नेपाल जाना चाहता है और खुद से ही कोशिश कर रहा है, तो विमला ने अपनी पति के हिस्से में आने वाली कुछ ज़मीन बेच दी ताकि अपने बेटे का भविष्य संवार सके, क्योंकि वह अपनी माँ को तसल्ली दे रहा था कि माँ, यहाँ भारत में सिवाय बेरोजगारी और गरीबी के कुछ भी नहीं है। आपने सारी ज़िंदगी मुझे इतनी मेहनत से बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, अब मेरी बारी है कि मैं आपके सारे उधार उतार दूँ। मुझे बस एक बार नेपाल जाने दो, मैं आपकी और अपनी ज़िंदगी बदल कर रख दूंगा। और विमला ने अपने बेटे की बातों पर विश्वास करके अपनी ज़मीन बेच दी और अपने बेटे धर्मेंद्र को वीज़ा टिकट का इंतजाम कर दिया। धर्मेंद्र नेपाल चला गया और आज उसे गए हुए 3 साल हो गए थे। वह अक्सर ही अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता रहता। धर्मेंद्र वहाँ सेटल हो चुका था और उसे शादी भी करनी थी, जिसके लिए वह विमला से परमिशन मांग रहा था। शायद उसे इन्फॉर्म कर रहा था कि अगले हफ्ते उसकी शादी है। धर्मेंद्र की बात सुनकर विमला का दिल उदास तो हुआ, क्योंकि वह खुद अपने बेटे की शादी में शामिल नहीं हो सकती थी, मगर उसका दिल संतुष्ट भी था कि चलो बेटे की खुशी है, मैं क्या उदासी भरी शक्ल बनाऊं। मेरा बेटा क्या सोचेगा कि उसकी माँ को उसकी शादी की कोई खुशी नहीं है, इसलिए उसने अपने बेटे पर जाहिर नहीं होने दिया। और इस तरह अगले हफ्ते धर्मेंद्र की शादी शर्मिला से हो गई, जो कि नेपाल की रहने वाली थी। शादी के बाद जल्दी ही धर्मेंद्र ने अपनी माँ को भी बुलाने का सोच लिया, क्योंकि वह भारत में बिल्कुल अकेली थी। ना कोई रिश्तेदार था और ना ही दोस्त। जो एक सगा रिश्ता था वह बेटे का ही था, जो कि खुद नेपाल में बैठा था। धर्मेंद्र तो भारत आ नहीं सकता था, क्योंकि वह वहीं सेटल हो गया था, मगर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ को भी अपने पास बुला लेता हूँ। उसे दिन रात एक करके और मेहनत करनी पड़ी ताकि अपने माँ को बुलाने का इंतजाम कर सके। धर्मेंद्र नेपाल में इन 3 सालों में काफ़ी सेटल हो चुका था, इसलिए उसने अपनी माँ को भी जल्द ही बुला लिया। विमला अपना गांव नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि इसे गांव की मिट्टी से उसे खास तरह का लगाव था। उसे अपने कच्चे घर से प्यार था, मगर बेटे की जिद के आगे विमला की एक न चली। वैसे भी वह अपने इकलौते बेटे धर्मेंद्र की दूरी से काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी। उससे मिलना चाहती थी, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता था कि धर्मेंद्र खुद भारत आ जाए या अपनी माँ को नेपाल बुला ले। इसीलिए इसने फैसला किया कि विमला को नेपाल में अपने पास रखेंगे।
अपनी नज़रों के सामने। जब विमला नेपाल जैसे देश में आए तो हर चीज़ को फटी फटी आंखों से देखने लगी, क्योंकि वहाँ तो कहीं गंदगी या कचरा नहीं था, साफ़ सुथरी सड़कें थीं, मगर यहाँ पर अपनापन नहीं था। बेटे के लिए विमला ने यह कड़वा घूंट पी लिया था, मगर न जाने क्यों उसकी बहू को विमला का अस्तित्व खटकने लगा। वह जैसे उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर हर समय विमला से लड़ती रहती थी। विमला बहुत धैर्य वाली औरत थी। अपने बेटे की खुशी के लिए बहू के बुरे व्यवहार को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। विमला की बहू बहुत चालाक औरत थी। उसे घर में अपने और धर्मेंद्र के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं होता था। धर्मेंद्र जब घर में होता तो वह सास की खूब सेवा करती, धर्मेंद्र की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश में रहती, मगर जैसे ही वह काम पर चला जाता तो बहू रानी के तेवर ही बदल जाते। उसका व्यवहार विमला से एकदम बदल जाता। उसने अपनी नौकरानी को भी छुट्टी दे दी थी। कहने लगी कि मैं धर्मेंद्र पर और बोझ नहीं डाल सकती, नेपाल में तो नौकरानी का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। विमला ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा हाथ बटा दिया करूंगी, हम मिलजुल कर एक काम कर लिया करेंगे। मगर विमला की बहू किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। वह बड़ी नाजुक स्वभाव की थी। सारा दिन विमला किचन में काम करती, बर्तन धोना, साफ सफाई करना और शर्मिला रात का बचा हुआ खाना उसे देती। इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं थी, मगर फिर भी उसने अपने बेटे से कभी शिकायत नहीं की। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बेटे का घर खराब हो जाए और उसकी बहू उसके बेटे से झगड़ा करके घर छोड़कर ही चली जाए। वैसे भी वह भारत में रहकर भी सारे घर का काम खुद ही करती थी, तो नेपाल में घर का काम करने में क्या परेशानी। मगर विमला की तबीयत यहाँ आकर खराब सी रहने लगी। इसे घुटन भरे माहौल में उसका दिल नहीं लगता, दिल घबराने लगता। वह तो गांव के माहौल की आदी थी। दोपहर में पेड़ के नीचे चारपाई डालकर ठंडी हवा लेती थी, मगर यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। धर्मेंद्र ने अपनी माँ के कमरे में भी एसी लगवा दिया और उसकी पत्नी के कमरे में भी एसी चलता था, मगर जैसे ही धर्मेंद्र काम पर जाता उसकी बहू एसी बंद कर देती। कहने लगती कि मम्मी इस बार भी बिल बहुत ज़्यादा आया है, आपको अपने बेटे की फिक्र करनी चाहिए। वह सारा दिन जानवरों की तरह काम करता है, आप कैसी माँ हैं। मुझे तो लगता है कि धर्मेंद्र आपका सौतेला बेटा है। और विमला तो एकदम दिल पकड़ लेती, कहने लगती अरे बहू नहीं, तुम एसी बंद कर दो, मुझे इतने ठंडे कमरे में सोने की आदत नहीं है। मगर विमला अपनी बहू को कैसे बताती कि सारा दिन उसका गर्मी से बुरा हाल हो जाता है बंद कमरे में। ऊपर से नेपाल की गर्मी भारत की गर्मी से 2 गुना थी। बेटा आकर रात में माँ की हालत पूछता, उसके कमरे में जाता तब एसी चल रहा होता, क्योंकि बहू बड़ी चालाक थी। धर्मेंद्र के आते ही माँ के कमरे में एसी चला देती और यह जाहिर करती कि सारा दिन तो मम्मी एसी में पड़ी रहती है। हालांकि वह सारा दिन विमला से काम लेती थी। विमला की उम्र 56 के लगभग थी और अभी से ही उसके जोड़ों में दर्द रहने लगा, मगर उसने अपने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन डरते डरते उसने धर्मेंद्र से नाम ले लिया कि धर्मेंद्र बेटा, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। धर्मेंद्र ने कहा कि माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं आपको कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मगर जैसे ही बहू यह बात सुनाई तो उसने धर्मेंद्र के सामने कुछ बात नहीं की, मगर जब माँ अकेली हुई तो उसकी खूब क्लास ले ली। कहने लगी कि मैं तो पहले से ही कहती थी कि बड़ी ड्रामेबाज हो तुम। भारत की औरतें बड़ी चालाक होती हैं, अपने बेटों को मुट्ठी में करना इन्हें खूब आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि धर्मेंद्र बड़ी मुश्किल से घर चला रहा है और नेपाल के डॉक्टरों की फीस इतनी ज़्यादा है कि उसके महीने भर की कमाई फीस में ही चली जाएगी। विमला का दिल ही दहल गया। बहू की बात सुनकर कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं धर्मेंद्र को मना कर दूंगी कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। बहू जब कमरे में चली गई तो विमला दर्द से रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, क्योंकि उससे तो चला भी नहीं जाता था। उसे बहू घर के सारे काम उस पर डालकर खुद सारा दिन कमरे में आराम करती रहती। सारा दिन उसके कमरे का एसी चलता, मगर विमला यह तक कहने की हिम्मत नहीं रख पाई कि क्या अब बिजली का बिल नहीं आता, यह एसी बिजली के बगैर चलता है। मगर वह किससे कहती, कोई अपनी बेटी होती तो वह उससे अपना दुख सुख बांट लेती, मगर यह तो पराई लड़की थी, ना जाने कैसा बवाल खड़ा कर देगी, इसलिए वह बेचारी दर्द सहती रहती। धर्मेंद्र ने अगले दिन माँ से कहा कि चलो माँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने मना कर दिया, कहने लगी कि अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कभी कभी दर्द हो जाता है। बहू ने मेरी मालिश कर दी थी, इसलिए मुझे बड़ा सुकून मिला। धर्मेंद्र भी खुश हो गया कि माँ बहू के साथ बड़ी खुश है। मगर जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी और धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया तो उसने धर्मेंद्र से कहा कि मुझे वापस भारत भेज दो, मुझे यहाँ का माहौल सूट नहीं हो रहा, मेरे बच्चे, मुझे वापस जाना है, मुझे अपने गाँव वापस जाना है। मुझे बड़ी याद आ रही है अपने गांव की, अगर मैं यहाँ रही तो बीमार पड़ जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर मेरा कोई बोझ पड़े। तुम पहले ही बड़ी मुश्किल से घर चला रहे हो,
तुम्हारी अपनी ही भी जिंदगी है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। जब भी तुम भारत आना चाहो मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। धर्मेंद्र ने अपनी माँ को मना किया कि आपको यहाँ क्या परेशानी है, सारा दिन आप एसी में रहती हैं, वहाँ गांव में तो बहुत गर्मी होती है, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा। मगर विमला उसे क्या बताती कि वह कितनी कठिनाई झेल रही है। वह अपने बेटे से कोई शिकायत भी नहीं कर सकती थी। कहने लगी कि बस तुम मुझे गांव छोड़ आओ वरना मैं यहाँ पर पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। विमला की बातों ने धर्मेंद्र को भी उदास कर दिया। कहने लगा कि माँ कुछ दिन ठहर जाइए, मैं आपको जाने का इंतजाम करता हूँ, पैसों का इंतजाम करता हूँ, लेकिन आपको मेरी वजह से या मेरी पत्नी की वजह से कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बताइए। लेकिन विमला ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, मगर बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं गांव में शुरू से रही हूँ, यहाँ का माहौल मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा, मेरा दिल घबराने लगता है। वहाँ पर तो मैं आस पड़ोस की औरतों के साथ अपने सुख दुख बांट लेती, मगर यहाँ पर अकेली बहू का सर खाती रहूँगी, वह भी परेशान रहेगी। धर्मेंद्र कहने लगा कि ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ दिनों तक आपके जाने का इंतजाम करता हूँ। धर्मेंद्र यह कहकर कमरे में चला गया। बहू उनकी बातें सुन रही थी। उसकी तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो गई। वह तो कब से विमला से पीछा छुड़वाना चाहती थी। आखिरकार उसने अपने व्यवहार से साबित कर दिया था कि विमला अब उसके साथ और नहीं रहेगी। इसलिए वह दिल ही दिल में बहुत खुश थी। जब धर्मेंद्र कमरे में आया तो कहने लगी कि क्या बात है धर्मेंद्र, आप परेशान लग रहे हैं। धर्मेंद्र ने कहा कि माँ वापस जाना चाहती है, न जाने उन्हें यहाँ क्या परेशानी है। मैं तो उनका इतना ख्याल रखता हूँ और तुम भी तो इतना ख्याल रखती हो माँ का सारा दिन। मैंने तो उनके कमरे में एसी भी लगवा दिया था कि उन्हें गर्मी ना लगे, मगर न जाने माँ का दिल यहाँ नहीं लग रहा, इसलिए उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। अभी पैसों का इंतजाम करने में कुछ दिन लगेंगे। धर्मेंद्र की पत्नी कहने लगी, मैं भी माँ को बड़ा समझाया कि यहाँ पर आपको क्या तकलीफ़ है, मेरा भी दिल बहल जाता उनकी संगत में। ना जाने उन्होंने तो रट लगा रखी है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने मुझे सही तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। जो भी खाना मैं उन्हें बना कर देती हूँ उसमें 50 नखरे दिखाती रहती है कि खाना फीका है। दोपहर में जूस बना कर दूँ तो कहती है कि इसमें मीठा क्यों डाला है, क्या मुझे शुगर करवाएगी। धर्मेंद्र की पत्नी धर्मेंद्र के कान भरने लगी ताकि अगर उसका इरादा माँ को भेजने का नहीं बन रहा हो तो अब पक्का हो जाए। धर्मेंद्र अपनी पत्नी की बातें सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र जानता था कि माँ ऐसा नहीं कर सकती। वह बड़ी सब्र और धैर्य वाली औरत है। न जाने फिर मेरी पत्नी से हर समय क्यों झगड़ती रहती है। शायद माँ ने मेरी पत्नी को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वह मेरी शादी वहाँ गांव में करवाना चाहती थी। धर्मेंद्र का मूड ऑफ हो गया था। पत्नी ने कहा कि माँ को तो बस हर टाइम वापस जाने की धुन लगी रहती है, उन्हें यह भी नहीं सोचता कि भला वापस भेजना कौन सा आसान है। तुम्हारी तो 2 महीने की सैलरी उन्हें वापस भेजने में लग जाएगी। लगता है मुझे ही कोई इंतजाम करना पड़ेगा, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी मुश्किल का साथी हूँ। धर्मेंद्र अपनी पत्नी से बहुत अट्रैक्ट हुआ। कहने लगा कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत लकी हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। और धर्मेंद्र की पत्नी दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसके दिमाग में एक नई बात आ गई थी। वह जल्द से जल्द माँ को वापस भारत भेजना चाहती थी। अगले दिन उसने अपनी सास के सोने के बाले उतार कर सुनार को बेच दिए। कहने लगी कि मम्मी, अगर धर्मेंद्र के इंतजार में बैठी रहोगी तो 4-5 महीना तो यहीं बैठी रहोगी, क्योंकि 4-5 महीना से पहले इंतजाम नहीं होगा पैसों का। आप ऐसा करें कि यह बाले बेच कर मैं आपको वापस भेज देती हूँ। विमला भी तैयार हो गई कि चलो किसी तरह बहू से छुटकारा मिल जाएगा। जब पैसों का इंतजाम हो गया और विमला को धर्मेंद्र और उसकी पत्नी एयरपोर्ट पर छोड़ने गए तो विमला की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जुदाई अपनी बहू की वजह से बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। काश उसकी बहू अच्छी होती तो वह यही नेपाल में रहना पसंद करती, मगर उसने कभी भी जबान से शिकायत नहीं की, नहीं कभी। धर्मेंद्र के कान भरे और खामोशी से भारत आ गई। विमला के जाने के बाद धर्मेंद्र और उसकी पत्नी अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ गए। उसकी पत्नी बड़ी खुश रहने लगी, मगर यह खुशी उसकी कुछ दिनों की मेहमान थी, क्योंकि अब उसकी तबीयत अक्सर ही खराब रहने लगी और वजह उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है। धर्मेंद्र भी अपनी पत्नी की तबीयत से एकदम परेशान हो गया। कहने लगा कि क्या बात है, तुम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो और तुम्हारे बाल भी गिरने लगे हैं। जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो एकदम से डर गई, क्योंकि वह तो वाकई सूख चुकी थी। उसकी आंखों के आसपास काले से निशान बन गए और उसके बाल भी झड़ रहे थे। अब तो उसे टेंशन होने लगी कि उसके साथ हो क्या गया। धर्मेंद्र भी बहुत परेशान था। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, क्योंकि उसे शक था। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो धर्मेंद्र और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी पत्नी को कैंसर हो गया था।
धर्मेंद्र ने तो अपना सर पकड़ लिया कि उसकी इतनी अच्छी और नाजुक सी वाइफ को इतनी खतरनाक बीमारी कैसे लग गई, मगर शायद यह उसके बुरे कर्मों का ही फल था। धर्मेंद्र इस बात से अनजान था नेपाल में कैंसर जैसे रोग का इलाज बहुत महंगा था और धर्मेंद्र की इतनी जमा पूंजी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी का इलाज यहाँ रहकर करवा सके। इसलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम भारत चलते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हारा इलाज करवा सकता हूँ, मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारा इलाज पर लगा दूंगा, क्योंकि तुम जैसी पत्नी तो भाग्य वाले को मिलती है। उसकी पत्नी रोने लगी। वह उसे क्या बताती कि वह कितनी बुरी औरत है और शायद इस बुराई के बदले ही भगवान ने उसे यह सजा दी है। धर्मेंद्र अपनी पत्नी को भारत लेकर आया और उसे अस्पताल में एडमिट करा दिया। उसका इलाज यहीं पर होने लगा। धर्मेंद्र ने सोचा कि माँ की हालत गांव जाकर मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि जब से उसने उन्हें नेपाल से इंडिया भेजा था उसके बाद से उनकी हालत नहीं पूछ पाया हूँ और अपनी ही मुश्किलों और परेशानियों में उलझता रहा। अपनी माँ को भूल चुका था। यही सोचकर वह गांव के सफ़र पर निकल पड़ा। उसने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, सामने का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी, क्योंकि उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी माँ के पास उसकी पड़ोसन बैठी थी, जो विमला से पूछ रही थी कि आखिर तुम अपने बेटे को फ़ोन करके बता क्यों नहीं देती कि तुम किस हाल में हो। एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी तुम्हारी कोई चिंता नहीं और अपनी पत्नी में मगन है। जिस पर विमला कहने लगी कि मैं अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि धर्मेंद्र और उसकी पत्नी के बीच में संबंध खराब हो, इसलिए उन्हें उनके हालत पर छोड़कर आ गई हूँ। उसकी पत्नी ने मुझ पर हर अत्याचार किया है, मगर मैं अपने बेटे से कभी शिकायत नहीं की। भगवान उसे हमेशा खुश रखे अपनी पत्नी के साथ। मैं अपनी ज़िंदगी के दिन उसकी याद में गुजार लूँगी। जिस पर पड़ोसन कहने लगी कि कितना जालिम पत्नी है धर्मेंद्र की, जिसने तुम्हें बाहर का खाना खिला खिला कर तुम्हारी सेहत खराब कर दी। हालांकि तुम यहाँ से कितनी सेहतमंद और तंदुरुस्त गई थी, अब बिल्कुल बिस्तर पर पड़ी हो। धर्मेंद्र बाहर खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था और अपनी ही नज़रों से गिरता जा रहा था। जिस पत्नी को वह इतना अच्छा और फरिश्ता समझता था, वह असल में क्या निकली। उसकी माँ इसके बारे में अपनी पत्नी के मुँह से गलत बातें सुनकर उसने अपनी माँ की हालत तक पूछना छोड़ दिया और पूरी तरह अपनी पत्नी के बस में हो गया। वह माँ कितनी अजीब थी, जिसे जुबान से अपने बेटे से कोई शिकवा तक नहीं किया कि तुम्हारी पत्नी की वजह से उसकी यह हालत हो गई। वह जल्दी से अपनी माँ के पास गया और उनसे लिपट गया, जोर जोर से रोने लगा। उसने माफ़ी मांगी, कहने लगा कि शायद आपकी आह लग गई मेरी पत्नी को, इसलिए वह कैंसर बीमारी से पीड़ित है और अस्पताल में एडमिट है। अगर उसकी यह हालत न होती तो मैं उसे खुद माफ़ ना करता और उसे छोड़ देता, जिसने मेरी माँ को इतना परेशान किया और बीमार कर दिया। विमला ने यह बात सुनी तो तड़प उठी, कहने लगी कि मुझे फ़ौरन उसके पास ले चलो। विमला ने खुद पर किए गए सारे जुल्म एकदम से भुला दिए। जब वह बेटे के साथ अस्पताल पहुंची तो बहू की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि विमला ने कभी बहू को बद्दुआ नहीं दी थी। मगर भगवान इंसानों पर किए गए जुल्म अत्याचार का बदला इस दुनिया में दे देता है। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने विमला के सामने हाथ जोड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगी। विमला से यह सब देखा ना गया। उसने उसे सीने लगा लिया और खूब प्यार किया। विमला ने भगवान के सामने गिड़गिड़ाकर बहू की जिंदगी की प्रार्थना की। भगवान ने विमला की प्रार्थना सुन ली। थोड़े दिन के इलाज के बाद ठीक हो जाती है और तीनों भारत में ही रहने लगे, एक साथ रहते हैं और प्यार प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।